Good afternoon, all of you. Without a good listener, there is no good speaker. बिना अच्छे श्रोताओं के कोई कभी अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैं ग्लेज के एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखता हूं और आज हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्ट योर मैसेज के बारे में। आप सब लोग ग्लेज में किस लिए आए हैं? आप कुछ सपनों को दिमाग में लेकर आए होंगे, जैसे कि बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, अच्छा माहौल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यस और नो? आपके ये बड़े सपने तब पूरे होंगे जब आप बड़ा पैसा कमाएंगे। अब सवाल यह है, बड़ा पैसा कब कमाएंगे? अगर आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, तभी आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा। और आपका टाइम मल्टीप्लाई कब होगा? जब आपके पास बहुत बड़ी सेल टीम होगी। और ये बड़ी सेल टीम कब होगी? जब आप एक सही फाउंडेशन रखेंगे। क्योंकि कोई भी बड़ी इमारत तभी बनती है दोस्तों जब उसकी नींव मजबूत होती है। तो चलिए आज हम फाउंडेशन यानी कि नींव की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो आप खुद हैं। कौन है जो अपनी टीम को डेवलप करना चाहता है? आप। बिल्कुल दोस्तों, आप ही उस बड़ी इमारत की पहली ईंट हैं जिसके मजबूत होने से आपके सपने पूरे होंगे। यस? इसके बाद जो भी ईंट लगेगी वह आपकी फोटोकॉपी लगेगी, यानी कि उस इमारत में जितनी भी ईंटें लगेंगी उन ईंटों की आप मास्टर कॉपी हैं। क्या आपने कभी कोई इमारत बनते हुए देखी है? उसमें जितनी भी ईंटें लगती हैं सब एक जैसे साइज की होती हैं। क्या ऐसा ही है? अगर यह ईंटें अलग अलग साइज की होंगी तो क्या कोई इमारत मजबूत व सीधी बनेगी? ठीक इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी हम नकल के सिद्धांत पर काम करते हैं। दोस्तों, आप एक बड़ी सेल टीम डेवलप करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उस टीम की पहली ईंट आप खुद हैं। उसके बाद जितनी भी ईंटें लगेंगी वह सभी आपकी डुप्लीकेट होंगी। इसलिए आपकी सेल टीम किस तरह की होगी यह सबसे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद किस तरह के हैं। क्योंकि जो भी हो, जितनी भी फोटोकॉपी आएंगी वह सब आपसे ही आएंगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि भविष्य में आप कैसी सेल टीम डेवलप करना चाहते हैं। आपकी सेल टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हो वह सभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एजुकेशन व ट्रेनिंग लें। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सफल होम शॉप खोलें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की सेल करें और अपने प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करें। सभी लोग अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। सभी लोग आपकी मीटिंग को अटेंड करें। सभी लोग आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करें। आपकी टीम में आपस में प्यार हो। आपकी टीम में कोई फंडिंग या फाइनेंसिंग ना हो। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लाइफ चेंज करें। अगर ये सब हम अपनी टीम से उम्मीद करते हैं और इसके अलावा कुछ और भी आप अपनी टीम से उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले ये सब चीजें आपको अपने अंदर पैदा करनी होंगी। क्योंकि आप उस टीम की मास्टर कॉपी बनने वाले हैं। इसलिए जो कुछ भी डुप्लीकेट होगा वो आपसे डुप्लीकेट होगा। जो कुछ भी आगे घटित होगा वो आपसे घटित होगा, क्योंकि आप ही अपनी सेल टीम की नींव हैं। यस और नो? चलिए आज बात करते हैं कि ये मास्टर कॉपी कैसे तैयार की जाएगी और इस मास्टर कॉपी को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक बेहतरीन मास्टर कॉपी बन सकते हैं। उस मास्टर कॉपी में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उस मास्टर कॉपी को क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे बिजनेस में हम अपने लोगों को स्टेज से कम और एक्शन से ज्यादा सिखाते हैं, क्योंकि एक्शन हैव मोर साउंड देन स्पीकिंग। एक्शन में बोलने से ज्यादा ताकत होती है। दोस्तों, मान लीजिए आप अपनी टीम के लोगों को लेकर पिकनिक मनाने जाते हैं और किसी पार्क के अंदर आप सब मिलकर खाना खाते हैं। जब सबने खाना खा लिया तो कुछ लोगों ने अपने पत्तल वहीं पर छोड़ दिए। अब आप दो तरीके से लोगों को समझा सकते हैं कि यह गलत है और इसे इस तरह से सही किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि आप खड़े होकर उन सभी लोगों को बोलें कि सभी अपने अपने पत्तल उठाकर कूड़ेदान में डालिए। और दूसरा तरीका यह है कि आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ कहने की जगह आप खुद खड़े हो गए और आपने पत्थर उठाकर कूड़ेदान में डालने शुरू कर दिए। क्या लगता है आपको, आपका पहले वाला तरीका ज्यादा असरदार होगा या दूसरे वाला? बिल्कुल ठीक कहा आपने दोस्तों, दूसरे वाला तरीका ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्शन में बहुत ज्यादा ताकत होती है।
जैसे ही आप पत्तल डालना शुरू करेंगे, बाकी के लोग भी शर्म से पत्तल डालना शुरू कर देंगे। हमारे बिजनेस में आप लोगों को जो कुछ भी सिखाएंगे वो एक्शन से सिखाएंगे। जो कुछ भी आप उनसे आशाएं रखते हैं वो सब कुछ आपको अपने एक्शन में लाना पड़ेगा। अगर वो सब आप अपने एक्शन में लाएंगे तो लोग आंखें बंद करके उसको फॉलो करेंगे। दोस्तों, उसकी जगह अगर आप तो यह सोचें कि मैं खुद तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड ना करूं और अपनी डाउनलाइन को यह बोले कि तुम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो और आपने एक्शन ठीक कर लेना, तो सॉरी दोस्तों, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आपका एक्शन ठीक ही नहीं है। आपको जब कभी कोई भी एक्शन करना हो तो अपने मैसेज को चेक करना है कि मेरे इस एक्शन से क्या मैसेज नीचे जा रहा है। इसलिए हमने इस सेशन को बनाया है जिसका नाम है प्रोटेक्ट योर मैसेज। अपना मैसेज प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके मैसेज से बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं। जब कभी भी आप कोई भी एक्शन लेने लगें तो ध्यान से चेक कीजिए कि आपके एक्शन से आपकी डाउनलाइन में क्या मैसेज जाने वाला है। तो अब मैं पहले स्टेप पर आ रहा हूं कि जब भी आपको बात शुरू करनी है तो वो कहां से शुरू करनी है। बिल्कुल शुरू से शुरू करनी है। कहां से? बिल्कुल शुरू से। जब आप किसी को पहली बार बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो आपका भावी डिस्ट्रीब्यूटर आपके एक्शन से उसी दिन से सीखना शुरू कर देता है जिस दिन से आप पहली बार उसे फोन करते हैं या अप्रोच करते हैं। आप किसी भी गेस्ट पर कोई भी एक्शन करेंगे, वह गेस्ट उस एक्शन से सीखेगा और जब वह डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो उसी एक्शन को रिपीट करेगा। इसलिए जब मास्टर कॉपी बनानी हो तो शुरू से ध्यान रखना होगा, मतलब तब से जब आप किसी गेस्ट को पहली बार अप्रोच करते हैं। आपसे कहा जाता है कि सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए। क्या बनाइए? लिस्ट बनाइए। मैंने अक्सर कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा है कि वो अपनी अपलाइन से कहते हैं कि सर, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, मैं जानता हूं कि वो लोग कौन है जिन्हें बुलाना है, वो मेरे कहने पर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। सर, केवल 4 लोगों की होम शॉप ही तो खुलवानी है, मैं तो यूं ही खुलवा दूंगा, छोड़िए लिस्ट विस्ट। इस बिजनेस में कभी भी यह सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्वालिटी है। इस बिजनेस में यह सोचकर काम करना चाहिए कि सब लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में अकेले आप ही काम नहीं कर रहे, सब लोग जो आपकी टीम में आएंगे उन लोगों से भी आपको काम कराना है। इसलिए एक जैसे सिस्टम को डिजाइन किया जाना चाहिए जिसे हर व्यक्ति आसानी से फॉलो कर ले। यस और नो? यही सोचकर ग्लेज ने एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन किया है जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से काम करके सफलता प्राप्त कर सकता है। आप इस सिस्टम से छेड़खानी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह सिस्टम एक कामयाब सिस्टम है, कई सालों की गहरी स्टडीज के बाद बनाया हुआ सिस्टम है। अगर आपसे कहा गया कि लिस्ट बनाइए तो फिर लिस्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि आपका यह एक्शन डुप्लीकेट होने वाला है। सोचिए, जब आपका गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो आपने उससे कहा कि भाई मेरी तो लिस्ट ये रही, मैंने तो लिस्ट बनाई है, यह रहा उनके नाम और यह रहा तेरा नाम, ये रही तेरी डिटेल, मेरी अपलाइन ने छांट कर मुझे अप्रोच करने का तरीका सिखाया था। दोस्तों, जब आप उसे अपना रजिस्टर दिखाएंगे तो वह खुद अपनी लिस्ट बनाएगा। यस और नो? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। इसलिए आप सिस्टम के अनुसार चलें, आप लिस्ट बनाएं जिससे आपके पास लोग आए और आप उन्हें कॉन्फिडेंस से मैसेज दे सकें कि लिस्ट बनाना कितना महत्वपूर्ण है। ओके? उसके बाद लिस्ट की छटाई करना, यानी कि सॉर्टिंग करना। लिस्ट बनाने के बाद उनके साथ बैठकर उस लिस्ट की छटाई करें। लिस्ट कम से कम 200 से 250 लोगों की होनी चाहिए। उनके साथ बैठकर डिस्कस करें कि इनमें किन लोगों को पहले बुलाना चाहिए और किन्हें बाद में। उनमें से जो 20-30 लोग हॉट और वार्म मार्केट के होंगे उन्हें अपनी सेल टीम में शामिल करने के लिए एक एक करके अप्रोच करें, और जो लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद इस काम को नहीं करना चाहते उन्हें वह अपनी बाकी बनी हुई लिस्ट को अपने प्रोडक्ट्स बेचें। हॉट मार्केट में वो लोग होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला क्यों हम हॉट मार्केट को स्ट्रेंथ मानते हैं। दोस्तों, हॉट मार्केट को बुलाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बिजनेस में टीम वर्क एक कोर पॉइंट है। टीम वर्क बैकबोन है इस बिजनेस का। जब वो लोग आ जाते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं तो एक नेचुरल टीम वर्क जनरेट होता है। दूसरा कारण हॉट मार्केट को बुलाने का यह भी होता है कि हॉट मार्केट आप पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है।
हॉट मार्केट जल्दी बिजनेस शुरू कर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल टीम तेज स्पीड से बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में टीम वर्क बहुत अच्छे से डेवलप हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में रिलेशन, प्यार, दोस्ती बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में स्टेबिलिटी हो, तो यह जरूरी है कि आपकी टीम की शुरुआत हॉट मार्केट से हो। ठीक हॉट मार्केट के बाद वार्म मार्केट और फिर कोल्ड मार्केट और फिर फ्रेश मार्केट पर काम करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सेल टीम में हर व्यक्ति हॉट मार्केट को अपनी टीम में शामिल करे? यस। अगर आप चाहते हैं तो आप एक ऐसी मास्टर कॉपी बनिए जिसमें यह लिखा हो कि हॉट मार्केट को पहले इंट्रोड्यूस करें, यानी कि सबसे पहले आप खुद हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करें, ताकि आपके यहां जब डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू करें तो आप उन्हें लिस्ट दिखा सकें कि देखें, मैंने सबसे पहले हॉट मार्केट इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए मैं इतनी जल्दी डीडी बन गया। यस और नो? समझ में आ रहा है आपको? अब मैं आपको प्रोटेक्ट योर मैसेज एट द टाइम ऑफ अप्रोच बताता हूं। जब आप किसी को अप्रोच करते हैं उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई गलत मैसेज डाउनलाइन में ना चला जाए। अप्रोच करते समय सबसे पहली चीज यह है कि आपको एटीट्यूड से बात करनी चाहिए। अप्रोच के बारे में हाउ टू अप्रोच नाम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्यों मालूम है आपको? आपको वो अटेंड करना चाहिए। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने गेस्ट को किस एटीट्यूड से अप्रोच करना चाहिए। उसके अंदर यह बात विस्तार से समझाई गई है कि हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दूसरों को उनकी लाइफ चेंज करने का मौका देते हैं। आप ये मौका देते हैं कि वह चाहे तो यहां आकर जहां एक तरफ बहुत सारा पैसा कमा सकता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी लाइफ भी चेंज कर सकता है, क्योंकि यहां उसे मौका मिलता है अपनी पहचान बनाने का, उसे मौका मिलता है स्टेज पर आने का, उसे मौका मिलता है बहुत सारे लोगों से रिलेशन डेवलप करने का, उसे मौका मिलता है कॉन्फिडेंस ग्रो करने का। दोस्तों, मैं दिल्ली की एक ऐसी लेडी को जानता हूं, एक ऐसी महिला को जानता हूं जो लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन ग्लेज में आने के बाद उसकी लाइफ बदल गई। दोस्तों, पैसा कमाना तो एक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वह लेडी जो कभी किसी के घर में साफ सफाई किया करती थी जहां लोग उसे सही से पूछते भी नहीं थे, उस लेडी ने दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सबके सामने अपनी शेयरिंग की थी और हजारों लोगों ने उसे रिस्पेक्ट की आंखों से देखा और सुना था। दोस्तों, आप ऐसा अवसर किसी को ऑफर कर रहे हैं, वो चाहे तो अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो किस एटीट्यूड से आपको यह बिजनेस ऑफर करना चाहिए। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, लोगों को अप्रोच करते हुए बहुत डाउन एटीट्यूड अपनाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज भाई मेरी खातिर इस बिजनेस को शुरू कर ले। आप उस पर एहसान कर रहे हैं अपने साथ बिजनेस शुरू करवाकर। उसे मौका किसने दिया? ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर ने। यह सही है कि मेहनत उसकी थी, जुनून उसका था, वो काम करने का तरीका उसका था, लेकिन मौका किसने दिया? आपने, ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर ने। यस और नो? यह सही है कि किसी भी जगह पर व्यक्ति को खुद ही अपने आप को साबित करना पड़ता है। अगर आप किसी व्यक्ति की कहीं नौकरी लगवा दें, क्या आप उसे वहां पर मैनेजर भी बनवा सकते हैं? जी नहीं। आप सिर्फ उसे मौका दे सकते हैं नौकरी करने का। उसके बाद चाहे तो वो अपनी मेहनत से उस कंपनी में मैनेजर बन जाए, नहीं तो अपनी लापरवाही से बाहर चला जाए। आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक इसी तरह आप मौका दे रहे हैं किसी को यहां पर आकर अपने जीवन को बदलने का। यहां बहुत सारे लोग नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंचे हैं, तो अगर उसमें अपने सपने के प्रति जुनून होगा तो वह भी पहुंचेगा। इसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड से व्यक्ति को अप्रोच करें। क्यों हमें अपने इस एटीट्यूड से उसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से वो अप्रोच हुआ होगा बिजनेस शुरू करने के बाद भी वो उसी तरह से अप्रोच करेगा। सारी बात मैसेज की है। अगर आप उसे सही ढंग से अप्रोच करेंगे तो वो जब बिजनेस शुरू कर लेगा तो आगे वो भी सही तरीके से अप्रोच करेगा, उसी तरह से अप्रोच करेगा। अगर आपने गलत तरीके से उसे अप्रोच किया तो बाद में वह भी गलत तरीके से अप्रोच करेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कभी कोई गलत बात बोलकर किसी को अप्रोच ना करें, झूठ बोलकर किसी को कभी अप्रोच ना करें, क्योंकि जो आप करेंगे वो डुप्लीकेट हो जाएगा।
अब कुछ गलतियां जो लोग अप्रोचिंग के टाइम पर करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है कि कई डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में जुड़ने से पहले नौकरी कर रहे होते हैं। वो अपनी अपलाइन से क्या कहते हैं कि देखिए सर, ये मेरा गेस्ट है, मैं इनको बिजनेस प्रेजेंटेशन में छोड़कर चला जाऊंगा, आप इनको संभाल लेना, इनको प्लान भी दिखा देना, इनकी क्लोजिंग भी कर देना, और शाम को ऑफिस से वापसी पे मैं इनसे मिल लूंगा। वो कहते हैं कि आपने तो कहा था ये सपोर्ट का बिजनेस है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन मैसेज का क्या होगा? क्या नुकसान है इस तरह से काम करने का? पहला नुकसान, जिस गेस्ट को आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उसे आपने अकेले छोड़ दिया, उसे कोई जानता ही नहीं था, वो एक अनजान बस्ती में अकेला पड़ा है। कोई व्यक्ति कितनी भी उससे दोस्ती करने की कोशिश करे, वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता दोस्तों। यस और नो? दूसरा नुकसान, आप उसे क्या मैसेज दे रहे हैं कि मेरी जॉब इस बिजनेस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उसे अपने एक्शन से यह विश्वास दिला रहे हैं कि मैं ये बिजनेस छोड़ सकता हूं पर अपनी जॉब नहीं। अगर आप उसको यह मैसेज दे रहे हैं तो वो कैसे इस बिजनेस को महत्वपूर्ण मानेगा? इसलिए वो बिजनेस शुरू करेगा ही नहीं। पर दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज तो हमेशा होता ही है। हो सकता है कि कोई बिजनेस शुरू कर ही ले, लेकिन जो बिजनेस शुरू करेगा वो भी यही एक्शन सीख लेगा, वो भी यही सोचकर बिजनेस शुरू करेगा कि चलो मैं भी जॉब पर चला जाया करूंगा और गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन में छोड़ जाया करूंगा, अपलाइन सर संभाल लेंगे। और यही चीज अगर डुप्लीकेट हो गई तो आपकी एक अपलाइन के पास 4-4 लोग अपने गेस्ट को छोड़कर चले जाएंगे। कब तक चलेगी ये कहानी? आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी सेल टीम चाहिए, और बड़ी सेल टीम तो इस आधार पर खड़ी हो ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6, उसके बाद। इसलिए अगर आप अपने गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो उसे उसी दिन इंट्रोड्यूस कीजिए जिस दिन आप खुद फ्री हों। गेस्ट को पूरा एहसास दिलाएं कि मैं इस बिजनेस के लिए सीरियस हूं। दोस्तों, कभी अपना गेस्ट छोड़कर कहीं ना जाएं। अगर आप फ्री नहीं है तो उसे ना लाएं, मत बुलाएं। हमने कब कहा आप प्रतिदिन गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं? आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो 2 दिन फिक्स कर लीजिए कि मैं 2 दिन ही काम करूंगा। अब थर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, ड्रेस कोड की। आप जब भी अपने गेस्ट को अप्रोच करें, अपने ड्रेस कोड में रहकर ही अप्रोच करें। पैंट शर्ट के साथ टाई पहने और बालों में शैम्पू करें, क्लीन शेव रहें, अच्छे से धुली और प्रेस की हुई प्लेन शर्ट पहने, पॉलिश किए हुए लेदर के शूज पहने, हाथ में बैग हो, क्योंकि आपका एक एक एक्शन आपका गेस्ट नोटिस कर रहा है। जब वो काम शुरू करेगा तो आप उसे अपने एक्शन याद दिलाएं कि मैं तेरे पास कैसे आया था, ड्रेस कोड में आया था। ड्रेस कोड आपकी अप्रोच को इफेक्टिव बनाने के लिए बनाया गया है। हाउ टू अप्रोच की ट्रेनिंग में यह डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, वो ट्रेनिंग आप जरूर लें। इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जो अपनी डेली लाइफ में टाई नहीं पहनते। हमारे देश में अगर कोई टाई लगाकर घूमता है तो उसका एक ही मतलब निकाला जाता है कि उसने कोई काम शुरू कर लिया है। और अगर आप अपने आसपास के एरिया में टाई लगाकर घूमते हैं तो आसपास के लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे ये पूछने के लिए कि बेटा कहां लग गए हो, कुछ हमारे बेटे का भी कराओ। हमारे बिजनेस में यह सोचकर चलना बहुत जरूरी है कि जो आशा हम अपनी टीम से रखते हैं वो हमें खुद भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्शन से लोग सीख रहे हैं। जिसे गेस्ट बनाकर ला रहे हैं वो सीख रहा है। सोचिए कि आप खुद उसके सामने बाहर टाई बदलेंगे तो आपके गेस्ट को लगेगा कि इस व्यक्ति को ये कपड़े पहनकर शर्म आती है, इसलिए जब मैं आऊंगा तो मैं भी बाहरी कपड़े बदल लूंगा। जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं तो बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आप अपने गेस्ट को अच्छे से यह समझाएं कि हमारे ऑफिस का कल्चर और हमारे ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सटीक और बहुत रिच है। ओके? इसलिए ठीक से कपड़े पहनकर चलना चाहिए। अगर आप किसी दोस्त को अपने साथ किसी शादी में लेकर जाएं तो क्या बोलेंगे? अरे शादी में जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनकर आना, बोलते हो ना? जब आप उसे प्रेजेंटेशन में ले जा रहे हैं तो उसे अच्छे से समझा लीजिए कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो बहुत रिच है, इसमें ड्रेस कोड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट क्लास पैंट शर्ट और जूते पहनकर मेरे साथ चलना, वो इस बात से अच्छा ही फील करेगा। तो इसलिए
जब आप किसी गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने लाते हैं तो उसका और अपना ड्रेस कोड चेक कीजिए। दोस्तों, हमेशा बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू होने से कम आधा घंटा पहले पहुंचे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने देखा है कि गेस्ट को भगा भगा कर लाए और हॉल के अंदर बिठा दिया, क्योंकि बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला था, सिर्फ 1 मिनट रह गया था। वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है कि कहां लाकर के अंधेरे कमरे में डाल दिया। 20-25 मिनट तो वो आदमी यह सोचता रहेगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। फिर जब फ्री होगा तो सोचेगा कि चलो इसी की सुन लो, और ये क्या बोल रहा है। इसलिए अगर प्रेजेंटेशन शुरू होने का समय 11:30 बजे का है तो माइंड में सेट कर लीजिए कि प्रेजेंटेशन 11:30 बजे नहीं बल्कि 11 बजे शुरू हो रही है। 11 से 11:30 के बीच आपके गेस्ट के जो एक्शन हैं वो भी इस बिजनेस का हिस्सा है। अगर आप उसे 11 बजे लेकर आते हैं तो आपको पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको अपनी टीम से मिलवाना चाहिए, उसे अपनी सीनियर अपलाइन, आपके साथी डिस्ट्रीब्यूटर और अपनी डाउनलाइन सबसे उसकी मुलाकात कराएं। हमारा कल्चर है कि हमारी टीम उससे इतने अच्छे से मिलेगी कि 10 मिनट में उसे लगेगा ही नहीं कि वह किसी पराई जगह पर खड़ा है। इसे हम बोलते हैं कंफर्टेबल जोन, यानी कि पहले 10 मिनट में गेस्ट को कंफर्टेबल कराना, यानी कि आराम महसूस कराना। अपने गेस्ट को पानी पिलाइए, उसे कंफर्टेबल होने का मौका दीजिए। थोड़ी देर में वो इधर उधर आंखें घुमाना शुरू कर देगा। उसके बाद उसे प्रोडक्ट्स दिखाएं। प्रेजेंटेशन शुरू होने से 5 मिनट पहले उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि अब एक प्रेजेंटेशन होगी। उसके अंदर मोबाइल स्विच ऑन रखना अलाउड नहीं है, बीच में से उठकर बाहर जाना भी अलाउड नहीं है। बोलने वाले को ध्यान से सुनना, बाद में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब बातें कहकर तब उसे अंदर भेजें। अंदर जाने से पहले उससे पूछ लें कि क्या वो फ्रेश होना चाहता है। फ्रेश होने के लिए उसे बाहर टॉयलेट में ले जाकर फ्रेश करा कर ले आए। ये आइडल एक्शन आप इसलिए कर रहे हैं ताकि वह जब खुद डिस्ट्रीब्यूटर बने तो वो भी ये सब करे। बिजनेस प्रेजेंटेशन जब शुरू हो तो आप उस समय जो ईडी अपलाइन है उससे बात करें कि मेरा जो गेस्ट आया है ये उसकी डिटेल है, आप कृपया इसकी जीआईजी करा दें। जीआईजी यानी कि काउंसलिंग। अपनी ईडी अपलाइन को उस गेस्ट की इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीआईजी बहुत सोच समझकर कराई जाती है। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है तो उसकी जीआईजी किसी सब्जी बेचने वाले से नहीं कराई जा सकती, क्योंकि यह मैच ही नहीं करेगा। जीआईजी करने से पहले अपर हैंड सेट करना पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर के ऊपर किसी सब्जी वाले का अपर हैंड सेट कर भी दे तो वह उसे ठीक से सुनेगा नहीं। उसके सामने कम से कम एक ग्रेजुएट तो खड़ा करना ही चाहिए। यस और नो? पढ़े लिखे आदमी के सामने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को तो खड़ा ही करना पड़ेगा। अब इसका उल्टा करने में भी दिक्कत है। अगर कोई सब्जी वाला बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने आया तो उसके ऊपर मैं डॉक्टर की जीआईजी लगवा दूं तो सब्जी वाला डर जाएगा कि यहां तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पर डॉक्टर इंजीनियर काम कर रहे हैं, मुझ जैसा व्यक्ति कैसे ये काम कर पाएगा। दोस्तों, दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम है, इसलिए जीआईजी में मैच करना बहुत जरूरी होता है। अपनी ईडी अपलाइन को अपने गेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दे। उसकी उम्र क्या है, वो करता क्या है, उसका नेचर क्या है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी क्षेत्रीय भाषा में कंफर्टेबल है। जीआईजी लगवाने के बाद उस गेस्ट के ऊपर जीआईजी करने वाले का एक अपर हैंड सेट करना चाहिए। हम सिर्फ उसी की बात सुनते हैं जिसका हमें पता चल जाए कि वो हमसे सुपीरियर है, हमसे ज्यादा जानता है। मान लीजिए कि एक कॉलेज में आप किसी प्रिंसिपल से मिलने गए। सबसे पहले आपको मिलेगा गेट कीपर, फिर आपको मिलेगा चपरासी, फिर मिलेगा क्लर्क और फिर मिलेगा प्रिंसिपल। इन चारों से आपके बात करने का तरीका अलग अलग होगा। गेट कीपर से बोलेंगे कि भाई गेट खोल, चपरासी को बोलेंगे ओ भाई प्रिंसिपल है अंदर, क्लर्क से थोड़ा बराबर से बात करेंगे कि अरे सर वो प्रिंसिपल साहब से बात करनी है, और जब प्रिंसिपल के सामने आएंगे तो सिर्फ प्रिंसिपल ही बोलेगा और आप सुनेंगे। ऐसा है या नहीं? ठीक इसी तरह से जब आपका गेस्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन देखता है तो वह उसकी क्यों सुनेगा जो उसकी जीआईजी कर रहा है। दोस्तों, अगर उसे यह विश्वास हो जाए कि जो उसकी जीआईजी कर रहा है वो इस बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा अच्छे से जानता है तो ही वह उसकी बात सुनेगा। लेकिन आपके गेस्ट को यह कौन एहसास कराएगा कि जो सामने वाला है उसे चुपचाप सुनना है,
वो आप हैं दोस्तों। आपको उस डीआईजी करने वाली अपलाइन का अपर हैंड सेट करना है। आपको अपने गेस्ट को समझाना है कि जो व्यक्ति यहां पर उसकी डीआईजी करेंगे वो मेरी सीनियर अपलाइन है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है इस बिजनेस की। आप ध्यान से उनको सुनिएगा। जब आप उसे मिलाने ले जाएं तो अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट दे, क्योंकि जब आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होंगे तो आपका गेस्ट आपके एक्शन को नोटिस कर रहा होगा कि मुझे भी ऐसी ही रिस्पेक्ट देनी है। जीआईजी शुरू हो तो आप वहां से हट जाएं ताकि आपका गेस्ट खुलकर अपलाइन से बात कर सके और अपने डाउट क्लियर कर सके। जीआईजी खत्म होने के बाद शेयरिंग शुरू होती है। फिर से आप अपने गेस्ट को शेयरिंग करने वाले व्यक्ति का अपर हैंड सेट कराकर प्रेजेंटेशन हॉल में बैठाएं। शेयरिंग खत्म होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर उसे रिफ्रेश करा कर लाएं। शेयरिंग के बाद अगली चीज आती है क्लोजिंग एंड फॉलोअप। क्लोजिंग एंड फॉलोअप के ऊपर भी एक ट्रेनिंग सेशन है जिसे आपको अटेंड करना चाहिए, जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्लोजिंग क्या होती है। जब आपका गेस्ट शेयरिंग देखने के बाद बाहर आता है तो आपको उसे अपनी सीनियर अपलाइन से मिलवाना चाहिए। वो अपलाइन उसकी क्लोजिंग करेगी। क्लोजिंग का मतलब है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष निकालना। बिजनेस प्रेजेंटेशन, जीआईजी और शेयरिंग के बाद आपका गेस्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचा, क्या उसे बिजनेस ठीक से समझ में आया, कोई डाउट है तो डाउट को दूर किया, डाउट दूर होने के बाद क्या वह होम शॉप खोलने के लिए तैयार है, होम शॉप खोलने के लिए अगर तैयार है तो कितने दिन बाद खोलेगा, वो सारा कंक्लूजन निकाल करके आपकी अपलाइन आपको दे देगी। क्लोजिंग तो हो गई। अब गेस्ट कहता है कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। बिजनेस शुरू कराते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि जब उनका गेस्ट कहता है कि मेरे पैसे तैयार हैं और मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो वो अपनी अपलाइन को फोन कर कर कहते हैं कि वो होम शॉप खोलने के लिए आएगा, आप देख लेना, मैं नहीं आ पाऊंगा। मिस्टेक, बिग मिस्टेक। जब व्यक्ति काम शुरू कर रहा होता है तो उस समय वो बहुत कंफ्यूज होता है। उसके मन में 5-7 बार फीलिंग आती है कि अगर मैं नाकामयाब रहा तो। उस समय उसको जरूरत होती है कि कोई उसके साथ आकर खड़ा हो और बोले कि हम दोनों साथ हैं, और उस समय आप उसे फोन करके कह रहे हैं कि तुम चले जाना। उसी समय आपने उसे अकेलेपन का एहसास दिला दिया। वो हो सकता है कि कमजोर होकर टूट जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि आप इंतजार करते रहें और वो कभी आए नहीं। शुरू से लेकर के अब तक आप उसके साथ थे, अभी भी साथ बने रहे दोस्तों। अगर वो बोले कि मेरे पैसे तैयार हैं तो उसे प्रोडक्ट कैटलॉग से प्रोडक्ट सिलेक्ट करवाकर उसका सेल फॉर्म भरवाएं। सेल फॉर्म में अगर गलत आईडी नंबर या स्पॉन्सर का नाम भरा गया तो वो सेल किसी और के नीचे भी जा सकती है। इसलिए आईडी नंबर भरते समय खास ध्यान रखना है, नाम में जिस स्पेलिंग को यूज करेंगे उसी नाम से आपका इंसेंटिव आएगा, यानी कि कमीशन आएगा। इसीलिए ईडी अपलाइन की मदद से ही सेल फॉर्म भरना चाहिए। सेल फॉर्म भरने के बाद उस गेस्ट का बीडी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस कार्यक्रम में उसे कंपनी के बारे में, कंपनी के रूल और रेगुलेशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, ऑफिस के कल्चर के बारे में, ड्रेस कोड के नियम, सिंडिकेट, आरसी, फ्रेंचाइजी हेड, वीसी और शेरिफ क्या है, वह इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में, एवं भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी वो कैसे प्राप्त कर सकता है, यह सब बताया गया है। बीडी ओरिएंटेशन के बाद साथ जाकर वीसी द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं और वेरीफाई किया हुआ सेल फॉर्म और केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एज प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देकर उसका बीडी रजिस्ट्रेशन करवाएं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसके साथ उसके घर जाकर उन प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दें। उसे समझाएं कि अपने प्रोडक्ट हमेशा यूज करने चाहिए। हमारा बिजनेस रिकमेंडेशन का बिजनेस है। जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उन प्रोडक्ट को लेकर आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा। उसी कॉन्फिडेंस से जब आप लोगों को बोलेंगे कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो उस कॉन्फिडेंस को लोग आपकी आंखों में पढ़ पाएंगे। दोस्तों, आपको 1 मिनट के लिए लग सकता है कि मुझे इतना कुछ करना है, नहीं, सिर्फ अपनी डायरेक्ट होम शॉप के लिए इतना सब कुछ करना है। जब आप
उनके लिए इतना सब कुछ करेंगे और जब आपकी सेल टीम 10,000 लोगों की हो जाएगी तो सबके साथ ऐसा ही हो रहा होगा। यस और नो? सोचिए, अगर आपकी सेल्स टीम में हर व्यक्ति अपनी डाउनलाइन को ऐसा ही ट्रीटमेंट दे रहा हो तो कितनी जल्दी आप ग्रो कर जाएंगे, कितनी जल्दी आपके सपने पूरे हो जाएंगे। इसलिए अपने एक्शन को आइडियल बनाएं। एक्शन जितना आइडियल बनाएंगे उतना अच्छा नीचे डाउनलाइन परफॉर्म करेगी, क्योंकि आप अपनी इमारत की मास्टर कॉपी हैं। अपना मैसेज प्रोटेक्ट कीजिए। कोई भी गेस्ट पैसे देकर प्रोडक्ट लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता। वो डिस्ट्रीब्यूटर तब बनेगा जब उसे पूरी एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलेगी, जब उसे पूरी नॉलेज मिलेगी। यस और नो? ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग अपने गेस्ट को देनी है, इसमें टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आपका गेस्ट कंपनी में पैसे जमा कराता है उस समय वो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, मैक्सिमम एक्साइटेड होता है। अगर वो नहीं होता तो वो पैसे नहीं देता। उसी पॉजिटिविटी में रहकर उसे ट्रेन करना है। ये नहीं कि उसने होम शॉप खोली और आप उसे 4 दिनों तक मिलने भी नहीं गए। होम शॉप खोलने के बाद वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो कोई भी गलती कर सकता है। पहली गलती तो ये कि वो बिना सीखे किसी को भी अप्रोच कर सकता है, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है और वो फ्रस्ट्रेटेड होके बिजनेस को छोड़ भी सकता है। आपको पहले घंटे से ही उसे संभालना होगा। बिजनेस शुरू करने के बाद उसका हाथ पकड़कर रखें। जिस दिन उसने बिजनेस शुरू किया उस दिन यदि आप जॉब में हैं तो अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लें। उस दिन आपकी एक कंपनी खुली है दोस्तों, जिसे आपको चलाना है और वो कंपनी आगे चलकर आपको लाखों रुपया देगी। इसलिए एक छुट्टी लॉस का सौदा नहीं रहेगी। यस और नो? उस दिन उसका हाथ पकड़े और उसके घर चले जाएं। ध्यान रहे, उसी दिन उसके घर जाएं, एक दिन बाद नहीं। घर जाकर सबसे पहले उसे एक रजिस्टर खरीदवाएं। उस रजिस्टर में उसकी लिस्ट खुद बैठकर बनवाएं। कई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि अपनी नई नई डाउनलाइन को कहते हैं कि तू आज लिस्ट बनाकर रखना, मैं शाम को आऊंगा और आके चेक करूंगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप ना तो उसके टीचर हैं और ना ही बॉस। यह एक गलत एटीट्यूड है। वो इस परिवार का सदस्य है। कोई भी यहां पर छोटा या बड़ा नहीं होता। इस बिजनेस में कोई बॉस एटीट्यूड नहीं चलता। अगर इसमें सीनियर या जूनियर नाम की कोई चीज होती तो अपलाइन या डाउनलाइन जैसे शब्दों की खोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई डिस्ट्रीब्यूटर ये बड़े मिस्टेक करते हैं कि वह बॉस बनने की कोशिश करते हैं। बॉस नहीं बनना दोस्तों। हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। आपकी टीम आपके दोस्त हैं। आपको उनको मोटिवेट करना है। आपको देकर उन्हें एनर्जी मिलती है। वो आपको अपना आदर्श मानते हैं। बॉस की लोग इज्जत करते हैं लेकिन डर के मारे। आपकी टीम आपकी इज्जत करेगी क्योंकि वो आपको दिल से अपना लीडर मानती है। इसलिए लीडर बनिए, बॉस नहीं। पहले दिन उसके घर जाएं और वहां जाकर उसकी लिस्ट बनवाएं। उसकी लिस्ट के लोगों को डिस्कस करें। मैं शब्द को छोड़कर हम शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे कि ये लिस्ट तूने बना ली, या ये तेरी लिस्ट है, या ये मेरी लिस्ट है। नहीं, हम दोनों मिलकर इस महीने में इतने गेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। 4 होम शॉप मैं खुलवाऊंगा और 4 होम शॉप तुम खुलवाना। इससे हमारी टीम 10 होम शॉप की हो जाएगी। फिर यह डिस्कस किया कि अप्रोच कैसे करेंगे, कौन कैसा है, कौन क्या करता है, उसका नेचर क्या है, कितना ट्रस्ट है, कितना पैसा है, कितना वक्त है। उस दिन बैठकर एक एक्शन प्लान डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? एक्शन प्लान ऑफ द मंथ। मान लो आज 10 तारीख है, बचे हुए इस महीने में 20 दिनों में हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, इन 20 दिनों में कितनी डायरेक्ट होम शॉप खुलवाएंगे। वो एक्शन प्लान डिसाइड होने के बाद आप फील करके देखो कि एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा दोस्तों। दोनों एक साथ डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इस महीने में क्या करना है। अगर टाइम ज्यादा है तो उसी दिन कोई ट्रेनिंग की सीडी सुनी जा सकती है, जैसे कि हाउ टू अप्रोच। उसकी एक फाइल और रजिस्टर बनवा लें। फाइल में ऑफिस के जितने भी रोस्टर हैं, यानी कि ट्रेनिंग के रोस्टर, उनकी फोटोकॉपी लगाएं। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी लगाएं। प्रोडक्ट कैटलॉग फाइल में लगाएं। जो कंपनी से मैगजीन आएगी उसे लगाएं और जो भी इंफॉर्मेशन उस फाइल में लगा सकते हैं वो लगाएं। फिर उस फाइल में देखिए कि कल ऑफिस में कौन कौन सी ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रेरित करें, यानी कि कई तरह की ट्रेनिंग के लिए। उसे इसके लिए भी प्रेरित करें कि जो भी नजदीकी फ्रेंचाइजी ऑफिस है उनको भी विजिट करके आए। उसके बाद
रोस्टर में देखकर उसे अगले दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। ये रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर उसे ऑफिस ले जाएं और ट्रेनिंग अटेंड कराएं। आपको सारी एजुकेशन क्लास अटेंड करनी चाहिए ताकि आप डॉल्फिन बन सकें। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन क्या होता है? डॉल्फिन एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल टाइटल है। डॉल्फिन उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं जो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफाइड ट्रेनर होता है। 3 तरह की प्रेजेंटेशन हम अलाउ करते हैं। एक जो ऑफिस में होती है, दूसरी जो मोबाइल सेमिनार में होती है, और तीसरी जो हाउस प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन ये सब प्रेजेंटेशन शुरू करने की परमिशन सिर्फ डॉल्फिन को ही मिलती है। अगर कोई चाहता है कि उसे अपने शहर, मान लीजिए कोलकाता में, अपनी सेल टीम शुरू करनी है और वहां पर परमिशन दी जाए, तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट उसे जरूर परमिशन दे सकता है अगर वो खुद डॉल्फिन हो। क्या आप अपनी सेल टीम से आशा करते हैं कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा डॉल्फिन हो? सोचिए, अगर आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा डॉल्फिन होंगे तो आपके घर में लाख लाख रुपए की गड्डी रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि एक एक डॉल्फिन अपने आप में जबरदस्त पोटेंशियल डायरेक्ट सेलर होगा। यस और नो? इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमारत में सोने की ईंट लग जाए, यानी कि डॉल्फिन लगे, तो आप खुद मास्टर कॉपी में एक डॉल्फिन का मैसेज सेट करें। खुद डॉल्फिन बनने की कोशिश करें। डॉल्फिन बनने की कोशिश पहले दिन से शुरू होती है। आप ज्यादा अच्छे सेशन तभी ले सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग खुद सुने। आप अच्छे स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे श्रोता हों। आपको शुरू से ही ये ट्रेनिंग्स को बार बार अटेंड करना चाहिए, तब तक जब तक कि आप खुद उन ट्रेनिंग्स को लेने लायक ना हो जाएं। जब आप अपनी डाउनलाइन को कह रहे होंगे कि देखो मेरा रजिस्टर, मैंने कितनी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हैं, देखो मैं किस तरह से डॉल्फिन बना, तो उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि यस, हमें भी डॉल्फिन बनना है। यस और नो? ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल्स टीम बने उसमें एक एक व्यक्ति सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे? तो उसके लिए एक बहुत ही नायाब तरीका है जो आपको शुरू से अपनाना पड़ेगा। आप अपनी डाउनलाइन का हाथ पकड़कर और ट्रेनिंग में उसके साथ बैठें। एक रजिस्टर उसके हाथ में और एक आपके हाथ में होना चाहिए। पूरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जब शाम को दोबारा इकट्ठे हो तो फिर उसके साथ वही क्लास को डिस्कस कीजिए जो आपने दिन में की थी। क्या समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी? क्या ये बात तुम्हें याद है? समझ में आया आप सबको? आपने अपने एक्शन से उसे यह सिखा दिया कि हर स्पॉन्सर को अपनी डाउनलाइन के साथ बैठकर एजुकेशन क्लास अटेंड करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे की सेल टीम ऐसी ही हो, तो पहले के 4 लोगों के साथ आपको ऐसी ही मेहनत करनी होगी। सिर्फ अपनी डायरेक्ट होम शॉप के साथ यह एक्शन करना है। अगली बार जब आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन अपनी डाउनलाइन होम शॉप की टीम बनाएगी तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अपनी डाउनलाइन के साथ इस ट्रेनिंग सेशन में जाकर बैठ, जैसे कि मैं आपके साथ बैठा था। यस और नो? और वो बिल्कुल मना नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वो एक्शन खुद ही देखा है, उसने उस एक्शन को खुद महसूस किया है। तो जितने ट्रेनिंग सेशन हो उसमें अपनी डाउनलाइन के साथ आप खुद बैठें। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं कि ये ट्रेनिंग अटेंड करो, आज शाम को मैं तेरा रजिस्टर चेक करूंगा, और खुद ऑफिस के बाहर सिगरेट फूंक रहे होते हैं। जो आप कर रहे हैं वो एक दिन डुप्लीकेट होने वाला है। सारी बात एक्शन की है दोस्तों। आपका एक एक एक्शन आपकी डाउनलाइन नोटिस कर रही है। आपका एक एक एक्शन डुप्लीकेट होने वाला है। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। कोई शक? अब आपसे कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो इस बिजनेस में घातक हैं। आपको इन्हें अवॉइड करना है, यानी इनसे बचना है। बिजनेस शुरू करने के टाइम पर एक और मिस्टेक है जो लोग करते हैं, और यह मिस्टेक है फंडिंग और फाइनेंसिंग। कई डिस्ट्रीब्यूटर फंडिंग कर देते हैं। जैसे कोई गेस्ट आया, वो आपका बहुत अच्छा मित्र है, उसने बोला मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तुम डाल दो। आपने कहा कि चलो मैं डाल देता हूं। यह आपने सबसे खतरनाक काम किया दोस्तों। इस बिजनेस में फंडिंग अमान्य है, इसे ना करें। करोगे तो बाद में जब रोकना चाहोगे तब कुछ नहीं कर पाओगे। फंडिंग से क्या नुकसान होते हैं मैं आपको समझाता हूं। पहला नुकसान ये कि वो व्यक्ति जो बिजनेस शुरू कर रहा है
और अगर आपने उसकी फंडिंग कर दी तो वह इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि पैसा तो आपका लगा हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम, वो सीरियस नहीं होता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं बन पाता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा बिजनेस फाइंडिंग का बिजनेस है, यानी कि हमारा बिजनेस लोगों को ढूंढने का बिजनेस है। आप लोगों को यहां लाते हैं, कुछ लोग होंगे जो काम शुरू करेंगे और कुछ लोग होंगे जो काम शुरू नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जैसी ताज के 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, लेकिन नहीं मालूम कि वो 4 बादशाह कहां लगे हैं, आगे लगे हैं, बीच में या पीछे। अगर आप उन 4 बादशाह को ढूंढना चाहते हैं तो आपको वो 52 पत्ते खेलने पड़ेंगे। जब 52 पत्ते आप खेल लेंगे तो उनमें से 4 पत्ते खुद ब खुद निकल कर आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि पहले 4 पत्ते चले तो 4 बादशाह निकले। ठीक इसी तरह से हमारे यहां भी हम लगातार गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब तक कि हमें हमारे बादशाह ना मिल जाएं। यस और नो? मैंने 7-8 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए थे, तब जाकर मेरी 5 डायरेक्ट होम शॉप खुली थी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो पहले 40 गेस्ट में से किसी ने भी बिजनेस शुरू नहीं किया था। लेकिन मैं आज यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि 4 बादशाह तो होते ही हैं। यस? ऐसे लोग जिन्हें आप फंडिंग कराकर बिजनेस शुरू करा देते हैं, उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। बाई चांस अगर उनके 4-5 गेस्ट में से कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करता है तो सिर्फ एक बात उनके दिमाग में आती है कि यहां पर लोग तभी होम शॉप खोलते होंगे जब उनकी हम 4-4 हजार रुपए देकर मदद करेंगे। और अब वे क्या करेंगे? वह 2 चीजें करेंगे। वे 4-4 हजार रुपए अरेंज करेंगे ताकि सेल डलवा सकें, या फिर उन्हें छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर उन्होंने आगे होम शॉप खुलवा दिया तो और समस्या खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वह लोग भी गेस्ट ऐसे ही गेस्ट लाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सोचिए, अगर वो लोग ऐसे आएंगे तो किस तरह की सेल टीम डेवलप होगी जहां कमाई से ज्यादा फंडिंग की जा रही है। इसलिए फंडिंग बिल्कुल ना करें। जिन सेल टीम में डिस्ट्रीब्यूटर फंडिंग कर देते हैं वो टीम ज्यादा दूर तक कभी नहीं जा पाती, इसलिए फंडिंग से बचें। देखिए, फंडिंग घातक होती है और अगर नहीं होती तो हम मना क्यों करते? कंपनी में तो सेल आ रही है, कंपनी को तो फायदा हो रहा है। फायदा नहीं होगा तभी तो आपको समझाया जा रहा है फंडिंग मत कीजिए। हमारा तो फायदा तब है जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लाखों कमाए और गाड़ियों में घूमे। फंडिंग करके लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए फंडिंग मत कीजिए। कोई डाउट? नो सर। कुछ लोग फाइनेंसिंग कर लेते हैं दोस्तों। कई डिस्ट्रीब्यूटर का पुराना बिजनेस होता है फाइनेंस करने का। वो सोचते हैं कि क्या करें। वो लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं और लोगों से बोलते हैं कि मुझसे ब्याज पर पैसे ले लो और बिजनेस शुरू कर लो या उत्पाद खरीद लो। ऐसी सेल टीम कभी भी लंबी दूरी तक नहीं जा पाती, क्योंकि जो व्यक्ति आता है अगर बाई चांस कामयाब नहीं हुआ तो आपके पैसे नहीं देगा। अब बिना मतलब लड़ाई होगी, बिना मतलब की बहस होगी। ये बिजनेस चलता है प्यार और दोस्ती से, और पैसा ज्यादातर इन चीजों को काटता है। खाली फाइनेंसिंग ही नहीं, मैं सभी लोगों को इस बात से आगाह करता हूं कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें पैसे का हिसाब किताब आता हो। बड़ी सारी टीम में लोग पैसे का हिसाब किताब इन्वॉल्व कर लेते हैं, उससे भी रिलेशन खराब हो जाते हैं। जैसे कि किसी ने पार्टी कर दी और बोला कि सब लोग 100-100 रुपए दो। जो हिसाब रख रहा है वो ठीक से रख नहीं पाया, देने वाले ठीक से दे नहीं पाए और मन में खटास आ गई। ऐसा काम ही ना करें तो फंडिंग और फाइनेंसिंग आपकी टीम में नहीं होगी। ये वो दीमक है जो पूरी टीम को चाट जाती है। अगली चीज है गिफ्टिंग। नो गिफ्टिंग, कभी भी सेल गिफ्ट ना करें। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या होता है कि वो प्रेशराइज्ड अप्रोच कर लेते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जो नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो प्रेशराइज करके हॉट मार्केट से भी बिजनेस करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि विपिन मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैंने प्रेशराइज किया कि तू मेरे खातिर आकर बिजनेस प्रेजेंटेशन देख। ये एक गलत अप्रोच है। फिर इसके बाद उसने प्रेजेंटेशन देख लिया और टेढ़ा सा जवाब दिया कि देख यार, तू कहता है तो मैं तेरे खातिर कर लूंगा। मैंने आगे से हाँ भी कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो बोला कि हाँ तू कर, लेकिन देख लेना कि मैं खुद काम नहीं करने आऊंगा, मैं यहां काम नहीं कर पाऊंगा। तू कहे तो ये ले पैसे। वो अपनी दोस्ती दिखा रहा था और आपने दोस्ती देख भी ली और पैसे लेकर होम शॉप खोल दी। मैं इसे दबाव में बिजनेस शुरू करवाना कहता हूं, जो कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो आपका खास से खास दोस्त है उसे बोले कि मैं तुझे दिखाने ले आया हूं, तुझे अच्छा लगे तो कर
और ना लगे तो मेरी खातिर मत कर। तुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो करना, नहीं तो मत करना। लेकिन लोग फिर भी प्रेशराइज करके होम शॉप खुलवा देते हैं। अब प्रेशराइज करके होम शॉप खुलवा दिया, लेकिन अब आप प्रेशराइज करके काम तो नहीं करा सकते। होम शॉप तो खुलवा लिया आपने, पर उन्होंने काम तो किया ही नहीं। काम नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं बिके, प्रोडक्ट नहीं बिके तो भला इंसेंटिव कहां से आएगा। इन्होंने तो आपको सुनाया कि यार तेरी खातिर वो पैसे मैंने लगा दिए थे, हुआ तो कुछ नहीं आज तक। आप ऑफिस एक भी दिन नहीं आए और कुछ हुआ नहीं। अब मन में क्या चल रहा है कि यार इसका कुछ करूंगा। उसके बाद मुकेश मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया। मुकेश बड़े एक्साइटेड थे, मुकेश के मन में काम करने का जज्बा था। इसको देख के लग रहा था कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलर बनेगा। मैंने मुकेश की होम शॉप खुलवा दी और उसे विपिन जी के नीचे डाल दिया। ये सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। क्या किया मैंने मुकेश को एक डेड डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे डाल दिया। मुकेश को क्या मैसेज गया कि सेल गिफ्ट भी होती है। पहले ही दिन वो डिस्ट्रीब्यूटर जो अच्छा लीडर बन सकता था, उसके दिमाग में एक कमजोर बीज डाल दिया मैंने। पहले ही दिन उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मेरी अगर कोई सेल नहीं हुई तो मुझे ऊपर से सेल मिल ही जाएगी। ओके? और यही हुआ। जहां मुकेश के 4-5 गेस्ट आए, मुकेश ने मुझे बोल दिया, सर एक आध सेल तो डाल दो मेरे नीचे, तभी काम शुरू हो पाएगा। लोग मेरे साथ बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं। अब बात यहां खत्म हो जाती, लेकिन बात खत्म हुई नहीं। अगर मैंने मुकेश के नीचे दिनेश को डाल दिया तो दिनेश के साथ भी वही समस्या होगी। दिनेश भी वही बोलेगा कि सेल ऊपर से गिफ्ट होती है। एक आध तो आएगी नीचे, फिर काम कौन करेगा? फिर तो गिफ्टिंग ही चलती रहेगी दोस्तों। ये तो पहला कारण रहा कि हमें क्यों नहीं गिफ्ट करना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि मुकेश कभी विपिन को अपनी रियल अपलाइन नहीं मानेगा। मुकेश कभी विपिन को अपना लीडर नहीं मानेगा। वो हर छोटी बात के लिए मेरे ही पास आएगा, यानी कि उसे चलाने के लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ही नीचे जाकर के मुकेश की सेल टीम देखनी पड़ेगी। यस और नो? मान लिया कि मैंने मुकेश की टीम मेहनत करके किसी तरह चला दी, मुकेश आरडी बने तो विपिन भी आरडी बन गए। जब फल खाने की बारी आई तो विपिन जी आराम से घर में बैठे हैं, चेक आ रहा है, तब बड़ा खराब लगेगा दोस्तों। तब ये सबसे अच्छा रिश्ता सबसे खराब रिश्ता हो जाएगा। इसलिए गिफ्टिंग किसी भी तरीके से सही चीज नहीं है। तो दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे मुकेश को डायरेक्ट डालना चाहिए था। मुकेश से जो पैसा आता है उससे मेरा चेक बनता, उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता, उससे उस कॉन्फिडेंस से टीम को हेल्प मिलती। यस और नो? और जहां तक बात रही विपिन की, तो अगर मैंने प्रेशर डालकर उसे बिजनेस शुरू करा दिया तो मुझे उसे किसी और तरीके से कंपनसेट कर लेना चाहिए था, लेकिन गिफ्टिंग करके नहीं। पहली बात तो किसी को दबाव में बिजनेस शुरू कराना ही नहीं चाहिए। जिसको भी होम शॉप खुलवाएं उसे अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से समझाएं, नहीं तो ना कराएं। एक और चीज से बचना चाहिए आपको, जो चीज आपने अपनी टीम में नहीं आने देनी। जब आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ काम शुरू करता है तो उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव डिस्कशन ना करें। किसी भी सेल टीम के लिए नेगेटिव डिस्कशन एक जहर की तरह काम करता है। हमारा बिजनेस एनर्जी, खुशी और एक्साइटमेंट का बिजनेस है। चाहे वो बात हो अपलाइन की, चाहे वो बात हो शेरिफ की, या चाहे वो बात हो फ्रेंचाइजी इंचार्ज की, किसी भी लीडर की बात हो दोस्तों। अगर आपकी डाउनलाइन किसी की शिकायत करती है तो उसे पॉजिटिवली मोटिवेट करें, उसे उसके पॉजिटिव पॉइंट गिनाएं और उसे किसी की बुराई ना करने दें। हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढा जा सकता है, ये तो आप मानते हैं ना। अगर आप एक बंद घड़ी को देखें तो एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्यों दोस्तों? जितना ज्यादा आप अपनी टीम से पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखेंगे उतना ही ज्यादा चांस है एक बहुत बढ़िया टीम वर्क डेवलप होने का। जिस टीम में टीम वर्क अच्छा होता है वो इस बिजनेस में कभी भी नाकामयाब नहीं होता। अच्छा टीम वर्क एक बड़ी सेल टीम को जन्म देता है। टीम क्या होती है, टीम वर्क कैसे होता है और टीम वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ टीम वर्क, जिसे आप जरूर सुने, वो अटेंड करें। जब आप सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेवर स्टॉप सेल फॉर एनी रीजन। कभी भी किसी भी कारण से आपको सेल नहीं रोकनी चाहिए। मान लीजिए कि आप ईडी बनने के लिए दौड़ रहे हैं। ईडी बनने के लिए कितनी सेल चाहिए? 600 आईपी की। 600 आईपी चाहिए दोस्तों। तभी आप क्या देखते हैं
कि मेरी 600 आईपी ना होके सिर्फ 500 आईपी की ही सेल हो पा रही है। आज आखिरी तारीख है, 400 आईपी की सेल तो डल चुकी है और 100 आईपी आपके हाथ में है जो आप डालने जा रहे हैं। तभी आपके दिमाग में आता है कि ये 100 आईपी अगर मैं अभी रोक लेता हूं और इसे अगले महीने डालूंगा तो मैं आराम से ईडी बन जाऊंगा। यस, ये फॉल्स कैलकुलेशन है दोस्तों, जो नहीं करनी चाहिए। आपने वो 100 आईपी की सेल रोक ली, लेकिन आप ये भूल गए कि आपके साथ साथ आपकी अपलाइन में कोई एसडी या आरडी भी बन रहा होगा। हो सकता है कि आप ईडी नहीं बन पाए, लेकिन वो एसडी के लिए भाग रहा हो या वो एसडी बन जाए। हो सकता है कि उसको इस 100 आईपी की सेल की जरूरत हो, लेकिन आपने चालाकी दिखाई और आपने सेल रोक ली। ये मिस्टेक आपके जीवन में कभी भी आपको एसडी नहीं बनने देगी, क्योंकि आपने अपनी टीम में यह मैसेज सेट कर दिया कि सेल रोकी भी जा सकती है। माइंड मत करना, आज आप ईडी के लिए भाग रहे हैं, कल आपको भी एसडी के लिए भागना है, कल आपको भी आरडी के लिए भागना है। आपके नीचे भी कुछ ईडी होंगे और वो ईडी होंगे जिनकी सेल आपने रोकी थी। उन्हें आप नीचे सिखा कर आए हैं कि ईडी कैसे बना जा सकता है, और जब अपने स्टाइल में ईडी बनेंगे तो आप कैसे एसडी और आरडी बनेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी रीजन से सेल ना रोकें, सेल डालें, उल्टा अपनी अपलाइन के लिए कुछ भी कर जाएं। आप अपनी अपलाइन के प्रमोशन के लिए जितना ज्यादा योगदान देंगे, कल आपकी डाउनलाइन भी आपके लिए वैसा ही करेगी, क्योंकि ये सारा बिजनेस मैसेज और कल्चर का है। आपको मैसेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो नेवर स्टॉप सेल फॉर एनी रीजन। किसी भी कारण से सेल को कभी ना रोकें। अगर इस महीने 8 होम शॉप खुली है तो ऐसा सोचिए कि 8 फ्रेश लोग आए हैं, इनको हम ट्रेन करेंगे। अगले महीने इन 8 लोगों की 4 यानी कि 32 होम शॉप खुलवाएंगे। मैं ईडी 600 आईपी नहीं बल्कि 32 गुना 40 आईपी यानी कि 1280 आईपी से बनूंगा। अच्छा सोचिए, कभी भी सेल मत रोकिए। कोई डाउट? नो सर। एक और चीज याद रखें, ऑलवेज मेंटेन द रिकॉर्ड। हमेशा अपने गेस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन रखें। गेस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन क्यों रखना जरूरी है दोस्तों? पहले दिन आपने जो रजिस्टर बनाया उसमें आपने पूरा गेस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया, अपना तथा अपनी टीम दोनों का। जो लोग टीम में जुड़ रहे हैं उनका, जैसे मान लीजिए मेरे 6 लोगों की टीम है, तो ये गेस्ट रिकॉर्ड ऐसे बनता है: सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ आईआर, नेम ऑफ गेस्ट, एज ऑफ गेस्ट, ऑक्यूपेशन ऑफ गेस्ट, जीआईजी करने वाले का नाम और रिमार्क यानी कि टिप्पणी। जैसे आज तारीख क्या है, मान लीजिए आज 7 तारीख है। तारीख 7, नाम मान लें राजेश, गेस्ट का नाम सुरेश, एज 28, ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन, जीआईजी करने वाले का नाम दीपक, टिप्पणी क्या है कि पॉजिटिव गए। टिप्पणी हमेशा पेंसिल से लिखें, इसमें फॉलोअप की पूरी डिटेल लिखें। जैसे जैसे आपके गेस्ट में चेंजेस आए उसे लिखते जाएं। उसे प्रोडक्ट पेमेंट जमा करा दी, उसने प्रोडक्ट पेमेंट जमा करा दी। टिप्पणी का मतलब यह है ताकि पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहे कि आपकी टीम में जितने भी लोग आए उनके साथ क्या हो रहा है। इससे आपका गेस्ट कन्वर्जन रेशियो भी पता चलता है। मेरी टीम में इस महीने 30 गेस्ट आए, जिनमें से 4 ने बिजनेस शुरू किया। कन्वर्जन रेशियो 50 से 60% होना चाहिए। उतना नहीं है तो मतलब टीम में एजुकेशन और ट्रेनिंग की कमी है। यह चेक करने का तरीका होता है दोस्तों। गेस्ट रिकॉर्ड के साथ डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड भी बनाएं। यह आपको अपने रजिस्टर में जरूर मेंटेन करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड में नेम ऑफ आईआर, होम शॉप खोलने की डेट, उसके बाद उसका रिसीप्ट नंबर, आईआर नंबर, उसका स्पॉन्सर नेम, स्पॉन्सर का आईआर नंबर, फिर एड्रेस ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर तथा फोन नंबर होने चाहिए। इधर आप उसका एजुकेशन रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। एजुकेशन रिकॉर्ड में जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उतने कॉलम बना लीजिए। ऊपर एजुकेशन के नाम लिखिए, जो जो वो करता जाए उसके आगे डेट के साथ राइट को मार्क लगा दीजिए कि ये एजुकेशन इसने कर ली है। ओके? इसमें उसकी सारी डिटेल आ गई, जैसे कि उसके नीचे कब नया डिस्ट्रीब्यूटर आया। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसका रिसीप्ट नंबर, आईआर नंबर आपके पास मौजूद होता है, उसके स्पॉन्सर का आईआर नंबर मौजूद होता है। कोई मीटिंग होती है तो फोन नंबर से आप उसे इंफॉर्म कर सकते हैं। और एजुकेशन कॉलम में आप यह चेक कर सकते हैं कि मेरी टीम में एजुकेशन का रेशियो क्या चल रहा है। जब पैरेलल ट्रेनिंग सेशन चल रही होती है
तो खड़े होकर आप टीम के जो लोग उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं उनके नाम के आगे टिक लगाते चलिए कि ये लोग आज आए हैं। ट्रेनिंग के लिए मोबाइल ऐप, SMS और वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके माध्यम से आप अपने नए IR के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चुन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेनिंग का समय और तारीख, स्थान तथा ट्रेनर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं? तो ये रिकॉर्ड आपको हमेशा मेंटेन करने हैं। अगर आप यह रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो ये रजिस्टर आप अपनी डाउनलाइन को दिखाकर प्रेरित कर सकते हैं। ध्यान रहे, अपनी फाइल और रजिस्टर दोनों मेंटेन कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारे पॉजिटिव डूज एंड डोंट्स बताए। मैंने आपको एक आइडियल मास्टर कॉपी बनने के लिए पॉसिबल एक्शन बताए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी कवर नहीं हो पाई हैं। आप लोगों के दिमाग में हमेशा नए आइडिया आएंगे इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन पहली एडवाइस आपसे यह है कि आप उन आइडियाज पर काम ना करें। कंपनी ने जो सिस्टम डिजाइन किया है, कृपया उसे ही फॉलो करें, क्योंकि वह बहुत ध्यान से, बहुत से पहले सोचो, क्या ये डुप्लीकेट हो सकता है? अगर हो सकता है तो उससे कोई गलत मैसेज तो नहीं जाता। इन सब बातों को दिमाग में रख करके बिजनेस करें। आप एक बड़ी सेल टीम के ओनर बने, आपके पास एक बहुत बड़ी आइडियल सेल टीम हो जिससे आप बहुत सारा पैसा कमाएं, आपके सारे सपने पूरे हो। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। गो गैलवे।